कभी आपने ऐसा पेशेंट देखा है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बिना थके घूमते रहता हो, ज़्यादा गुस्सा करता हो और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ऐसे पेशेंट को हैंडल करना सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि राइट नर्सिंग मैनेजमेंट से पॉसिबल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मैनिक पेशेंट के राइट नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिया का सबसे पहला पॉइंट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी समस्या या बीमारी या फिर किसी भी कंडीशन की सही पहचान करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है या फिर परीक्षण किया जाता है, उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से मतलब होता है इतिहास कलेक्ट करना। इतिहास से मतलब वो नहीं जो 1857 का संग्राम चला था। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना, जैसे कि रोगी का क्या चिकित्सीय इतिहास रहा होगा, किसी व्यक्ति या फिर किसी मरीज को किसी विषय में पिछली जानकारी को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, जैसे रोगी की बीमारी, उसके लक्षण, पारिवारिक, व्यक्तिगत और उपचार संबंधी जितनी भी जानकारी मिले उन सबको हिस्ट्री कलेक्शन के अंतर्गत कलेक्ट किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब होता है कि रोगी के शरीर की जांच करना ताकि उसकी शारीरिक स्थिति या फिर उसके स्वास्थ्य के किसी रोग के लक्षणों का पता लगाया जा सके। उदाहरण के लिए मेडिकल में अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर या नर्स के द्वारा रोगी की ऊंचाई, वजन या फिर उसके तापमान, रक्तचाप आदि की जांच किया करते हैं, जैसे हम ब्लड प्रेशर, शुगर नापते हैं। ये सब सारा किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आएगा। थर्ड पॉइंट है मेंटल स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है मानसिक स्थिति का परीक्षण करना। किसी व्यक्ति की मानसिक कंडीशन या व्यक्ति का मूल्यांकन करना, जिसमें उसके विचार, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर, उसका याद रखने की क्षमता, उसका ध्यान भटकता है या नहीं, इन सभी निर्णय की क्षमता की जांच की जाती है, उसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंतर्गत लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से मतलब होता है कि माइंड या फिर स्पाइनल कॉर्ड और नसों के काम करने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको जांच करने का एक एग्जामिनेशन होता है, उसको ही न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से मतलब होता है कि ब्लड के नमूनों की जांच करके शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति या फिर रोग या किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, किस तरह की बीमारी है, इन सब का पता लगाने की एक प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, टीएलएस, डीएलसी आदि की जांच की जाती है, वो सारे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। पहला कॉम्प्लिकेशन है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, घबराहट या फिर बेचैनी, अर्थात किसी अनिश्चित स्थिति, डर या तनाव के कारण मन में होने वाली असहजता, घबराहट या बेचैनी की भावना को हम एंजाइटी कहते हैं। फिर अगला है ओवरवेट और ओबेसिटी। इसका मतलब होता है अधिक वजन बढ़ना या वजन का सामान्य से ज़्यादा हो जाना। जब किसी व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई और उम्र के अनुसार सामान्य से अधिक होता है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स से मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के मन में अपने जीवन को खत्म करने या स्वयं को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के विचार आते हैं तो उन्हें सुसाइडल थॉट कहा जाता है। ये भी एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज से मतलब होता है नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करना। जब कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं या फिर दूसरे नशीले पदार्थों का बार बार आवश्यकता से अधिक या फिर हानिकारक तरीके से उपयोग करता है, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक या फिर सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े, इसे सब्सटेंस एब्यूज के अंतर्गत माना जाता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है संबंधों में किसी प्रकार की समस्या का होना। जब दो या दो से अधिक लोगों
लोगों के बीच समझ, संवाद या फिर विश्वास बिहेवियर को लेकर कठिनाई या टकराव हो जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है दवाओं के द्वारा उपचार करना, अर्थात रोग या लक्षणों के उपचार, उसको कंट्रोल करना, उसको रोकने के लिए उचित दवाओं का चयन करना और उनका उपयोग सही तरह से और उनकी जो निगरानी है पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। इस सारा का सारा फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। Doctors prescribe medicine to control the mood swing, overactivity, and restlessness seen in mania. This medicine help to calm the brain and stabilize mood. इसका मतलब होता है कि डॉक्टर मेनिया में दिखाई देने वाले मूड के उतार चढ़ाव, ज़्यादा सक्रियता और बेचैनी को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लिखते हैं। ये दवाएं माइंड को शांत करने और मूड को एक जगह स्थिर रखने में मदद करती है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिया पेशेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है मेनिया पेशेंट के लिए? सबसे पहला मैनेजमेंट है मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि रोगी को स्वयं या दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के लिए खतरनाक वस्तुओं को हटा देना चाहिए और सुरक्षित माहौल प्रदान करवाना चाहिए। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या देना चाहिए। रोगी के लिए निश्चित समय पर सोना, खाना, दवा लेना और जो एक्टिविटी है वो सब तय करना चाहिए। इसको प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर रूटीन कहा जाता है। थर्ड है मॉनिटर फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी करना, रोगी के वजन, नींद, भोजन, वाइटल साइंस और थकान पर ध्यान रखना। फिर आता है मैनेज हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी इसका मतलब होता है गतिविधियों को नियंत्रित करना और अत्यधिक गतिविधियों को सीमित करना और शांत करने वाली गतिविधियों को फिर बढ़ावा देना। ये सारा मैनेज हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है प्रमोट स्लीप। प्रमोट स्लीप का मतलब होता है नींद को बढ़ावा देना, शांत वातावरण बनाए रखना, रात में उत्तेजक गतिविधियों से बचाना और पर्याप्त विश्राम दिलाना जिससे कि व्यक्ति पूरी तरह से प्रॉपर नींद ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट मेडिकेशन थेरेपी। दवा उपचार में सहयोग देना, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय पर देना और उनके दुष्प्रभाव पर नज़र भी रखना। नेक्स्ट है मेंटेन कम्युनिकेशन। मेंटेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है धीरे और स्पष्ट तथा शांत तरीके से बात करना और अपनी सीमाओं को बनाए रखना। अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहिए और पेशेंट को भी यही प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, रोगी को समझना, आश्वासन देना, उसका तनाव, स्ट्रेस कम करने में उसकी मदद करना, ये सारा कुछ इमोशनल सपोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट फैमिली मेम्बर्स। एजुकेट फैमिली मेम्बर से मतलब होता है परिवार के सदस्यों को उसकी बीमारी के बारे में बताना, बीमारी, दवाओं, देखभाल और उसके रिलेप्स की पहचान के बारे में जानकारी देना एजुकेट फैमिली मेम्बर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज फॉलो अप केयर। इसका मतलब होता है नियमित यानी रेगुलर फॉलोअप के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रोगी को नियमित जांच, दवा पालन और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रहने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सारे नर्सिंग मैनेजमेंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट। हमें किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण मेंटेन करके रखना चाहिए। A patient experiencing mania often has high energy, poor judgment, impulsive behavior, irritability, and reduced need for sleep. The nurse's responsibility are to ensure physical safety, prevent self-harm and other harm, reduce environmental stimulation, etc. और a nursing responsibility। इसका मतलब होता है कि हमें रोगी के लिए पूरी तरह से एक सुरक्षित वातावरण बनाकर रखना चाहिए जिसके अंतर्गत
में जिसमें ज़्यादा ऊर्जा, गलत निर्णय, इम्पल्सिव व्यवहार, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी या फिर उसकी आवश्यकता होती है। तो नर्स की कुछ जिम्मेदारियां बताई गई है, जिसमें उसकी फिजिकल सेफ्टी को सुनिश्चित करना बताया गया है। रोगी को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखना ताकि वो खुद को और दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सके। सेल्फ हार्म और अदर्स हार्म से बचाव होना चाहिए। फिर आत्महानि मतलब कि खुद को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका बिहेवियर भी इतना आक्रामक नहीं होने देना चाहिए। हमें उसके बिहेवियर को आक्रमण होने से रोकना चाहिए, उस पर कंटिन्यू निगरानी रखनी चाहिए। सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए आसपास से तेज, नुकीली और जो भी खतरनाक वस्तुएं होती उन सभी को हटा देना चाहिए। और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन कम करना, शोर, तेज रोशनी, भीड़ और अनावश्यक गतिविधियों को कम करना, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर रूटीन बने रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, मतलब हमें उसको एक सुव्यवस्थित रूटीन देना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिसके अंतर्गत अ स्ट्रक्चर रूटीन हेल्प रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन, कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर एंड मेंटेन सेफ्टी। एक परफेक्ट दिनचर्या या इसको रूटीन अत्यधिक उत्तेजना को कम करने में या फिर उसका जो भी आक्रामक व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर फिजिकल हेल्थ, मतलब कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को हमें मॉनिटर करके रखना चाहिए। पेशेंट विथ मेनिया often have hyperactivity, poor judgment, decreased appetite, reduced sleep, and neglect of hygiene. So nurses must focus on maintaining their physical well-being. इसका मतलब होता है कि मेनिया से पीड़ित मरीजों में अक्सर अत्यधिक सक्रियता आ जाती है, जिससे कि खराब निर्णय क्षमता होती है, भूख में कमी, नींद में कमी और व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा भी उनमें देखी जा सकती है। इनमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखने का जो मानसिक संतुलन रहेगा वो भी पूरी तरह से इसमें खत्म होने वाली कगार आ सकती है। इसीलिए नर्सों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ मेनिया पेशेंट। मेनिया पेशेंट की अत्यधिक सक्रियता या फिर उत्तेजनशीलता को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। मेनिया पेशेंट ऑफन हैव इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू नॉइज, लाइट, टच, क्राउड एंड इमोशनल स्टिमुलाई। मतलब कि मेनिया पेशेंट अधिक सक्रिय या उत्तेजित कब होता है, जब उसे अधिक शोर सुनाई देता है, ज़्यादा लाइट जिसको वो सहन नहीं कर पाता है, या फिर उसको किसी भी ऐसा टच जिससे वो सिक्योर फील ना कर पा रहा हो, और अपने आसपास बहुत क्राउड, भीड़ वाला इलाका हो, या इमोशनल स्टिमुलाई जैसी कंडीशन उसके आसपास हो गई हो, तो इन सभी से उसमें हाइपर सेंसिटिविटी वाली कंडीशन आ सकती है। तो एक नर्सेस का ये रोल रहेगा कि उसको इन सभी चीज़ों से किस तरह से दूर रखना चाहिए, जैसे कि पेशेंट के पास ज़्यादा शोर, लाइट, टच और क्राउड, भीड़ भाड़ ना होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिस कैन मेक देम इरिटेबल, एग्रेसिव और ओवर स्टिमुलेटेड, सो मैनेजिंग हाइपर सेंसिटिविटी इज अ की नर्सिंग प्रायोरिटी। का मतलब होता है कि मेनिया के रोगी में चिड़चिड़ापन, आक्रामक या अत्यधिक उत्तेजना हो सकता है, इसीलिए अति संवेदनशीलता मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी का प्रबंधन नर्सिंग देखभाल की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट स्लीप। रोगी के स्लीप को, नींद को हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। अ नर्स कैन प्रमोट द स्लीप एंड प्रोवाइड अ काम इन्वायरमेंट। यदि हम पेशेंट के नींद को अच्छी तरह से एक टाइम टू टाइम उसको पूरी तरह से उसकी नींद को बनाए रखते हैं, उसमें अनिद्रा की कंडीशन नहीं आने देंगे, तो हमें पेशेंट का जो बिहेवियर रहेगा वो एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रह सकेगा। मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन एंड लिमिट स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। हमें पेशेंट का जो स्लीप रूटीन होता है उसको बनाए रखना चाहिए, और स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो उसको उत्तेजित कर सकता है उसको हमें एक दायरे में रखना चाहिए, उसको एक लिमिट के अंतर्गत ही रखना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति कभी भी स्टिमुलेट ना उत्तेजित ना हो, जिससे उसकी स्लीप खराब ना हो। यदि स्लीप नहीं टूट पाएगी या प्रॉपर उसकी नींद रहेगी, तो वो इस रोग से कहीं ना कहीं उभरने का प्रयास करेगा।
नेक्स्ट है प्रमोट रिलैक्सेशन टेक्निक एंड मैनेज रेस्टलेस। हमें उसको किसी न किसी प्रकार से रिलैक्स फील करवाना चाहिए, जिसके लिए हमें जो भी टेक्निक यूज़ करना पड़े हमें करना चाहिए। और उसको हर तरह का हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पेशेंट हर तरह से रेस्ट फील कर सके। सपोर्ट मेडिकेशन थेरेपी। हमें मेडिकेशन थेरेपी को सपोर्ट करना चाहिए। गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लाइक मूड स्टेबलाइज और एंटीसाइकोटिक्स ऑन टाइम। हमें पेशेंट को जो भी उसके कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो हमें टाइम टू टाइम देना चाहिए, जैसे कि मूड स्टेबलाइज टेबलेट वगैरह, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह, जो भी उसको प्रॉपर टाइम पर दिया जाना चाहिए। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट एनी साइड इफेक्ट, ट्रेमर्स, नोजिया etc। जब हम मेडिकेशन करते हैं तो हमें पेशेंट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसकी कंडीशन में क्या क्या बदलाव आ रहा है, सुधार हो रहा है, वो भी ऑब्जर्व करना है। और यदि उसकी स्थिति पहले से और अधिक गंभीर होती जा रही है तो वो भी हमें ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट एंड फैमिली। हमें पेशेंट को और उसके परिवार वालों को मेडिसिन के महत्व को समझाना है, और जिससे कि पेशेंट और फैमिली वाले मेडिसिन के महत्व को जानने के बाद हमारा सपोर्ट करें मेडिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन कम्युनिकेशन। हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल को किस प्रकार से मेंटेन करके रखना चाहिए। स्पीक कामली एंड जेंटली। हमें सावधानी पूर्वक और शांति से बात करना है पेशेंट से। अवॉइड आर्ग्यूमेंट और लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। हमें पेशेंट से या पेशेंट के परिवार वालों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उनसे निरंतर आर्ग्यूमेंट करते जाएंगे तो पेशेंट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, हम कोशिश करें कि हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। यदि हम उसे बीमारी के बारे में समझा रहे हैं, मेडिकेशन के बारे में समझा रहे हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट द पेशेंट इफ़ दे आर टॉकिंग टू फास्ट और गोइंग ऑफ टॉपिक। हमें डायरेक्ट ही उसकी बीमारी के टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए। रीडायरेक्ट मतलब कि पहले अलग अलग तरीक़ों से उस पर बात करनी चाहिए, ताकि पेशेंट को अपनी बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ इमोशनल सपोर्ट। हमें पेशेंट को एक इमोशनल वातावरण देना चाहिए, उसको सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। स्टे पेशेंट एंड नॉन जजमेंटल। यदि हमारे हॉस्पिटल में या फिर हमारे पास यदि कोई पेशेंट आता है तो उस पेशेंट में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। रिश्योर द पेशेंट ड्यूरिंग देयर मूड स्विंग। हमें पेशेंट के मूड स्विंग को जानना चाहिए, उसकी कंडीशन को समझनी चाहिए कि उसका जो मूड स्विंग हो रहा है, अचानक उसका मन चेंज होते जा रहा है, उसके पीछे उसकी क्या कंडीशन रही होगी। ऐसा नहीं कि यदि कोई पेशेंट का मूड चेंज होकर जैसे चिड़चिड़ा हो गया है तो हम उसको अवॉइड करने लगे, हम ही उस पर गुस्सा हो जाए, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट शांत हो सके। लिसन टू देम बट सेट बाउंड्रीज काइंडली। हमें पेशेंट की बातों को सुनना, लेकिन हमें हमारी बाउंड्री को नहीं भूलना चाहिए कि किस दायरे में रहकर हमें पेशेंट की बात सुननी है, पेशेंट की कंडीशन को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट फैमिली मेम्बर्स। किस प्रकार से फैमिली मेम्बर को हम एजुकेट करेंगे पेशेंट की कंडीशन के बारे में। टीच देम हाउ टू हैंडल मैनिक बिहेवियर एट होम। पेशेंट को घर पर मैनिक पेशेंट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसके बारे में पेशेंट के परिवार वालों को बताना चाहिए। करेज देम टू सपोर्ट द पेशेंट इमोशनली। हमें परिवार वालों को ये इनकरेज करना चाहिए, ये बढ़ावा देना चाहिए कि मरीज को अब हमें भावनात्मक सपोर्ट देना चाहिए। आप मरीज के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, घर पर भी या फिर हॉस्पिटल में भी। इससे क्या होगा, सीधा असर व्यक्ति के माइंड पर ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म देम अबाउट वार्निंग साइन ऑफ रिलैप्स एंड व्हेन टू सीक हेल्प। यदि पेशेंट की कंडीशन में किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो हमें इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट के परिवार वालों को बताना एक फैमिली मेम्बर के टीच करने के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज फॉलो अप।
पॉइंट है इनकरेज फॉलो अप केयर। इसका मतलब होता है रोगी को ट्रीटमेंट के बाद दोबारा जांच करने के लिए आने के लिए इनकरेज करना चाहिए। हेल्प द पेशेंट अटेंड रेगुलर चेकअप्स एंड थेरेपी सेशंस। इसका मतलब होता है रोगी को नियमित जांच और उपचार या थेरेपी सेशंस में भाग लेने में हेल्प करवानी चाहिए। मोटिवेट देम टू स्टिक टू देयर ट्रीटमेंट प्लान इवन आफ्टर दे फील बेटर। इसका मतलब होता है रोगी को बेहतर महसूस करवाने के बाद भी अपने ट्रीटमेंट योजना का पालन करते रहने के लिए उसको इनकरेज करें।